जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा खुशखबरी, ताजा अपडेट 8CPC पे। 8CPC पर एक लेटेस्ट अपडेट आई है आपके लिए। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, खुशखबरी, हो गया 8CPC के पैनल का गठन। 8CPC की टीम तैयार, नियुक्ति हो गई। कर्मचारियों में या फिर पेंशनर्स में खुशी का माहौल। जैसा आपको पता है, सरकार को 4 अंडर सेक्रेटरी की जरूरत थी 8CPC पे काम करने के लिए। साथ ही साथ सरकार को जरूरत थी कुछ पोस्ट भरने की सिविल की, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर की, एलडीसी की, यूडीसी की, या फिर असिस्टेंट की, या फिर एमटीएस की, जो 8CPC पर काम करते। तो दोस्तों खबर आ रही है कि सारी पोस्ट भरी जा चुकी हैं। साथ ही साथ सरकार ने पोस्ट भरने की जो तारीख है उसको भी एक्सटेंड नहीं करा, उसको भी नहीं बढ़ाया। क्या है पूरी जानकारी आगे दूंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, सेना में तनाव जनित रोगों पर दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट का। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है डिसेबिलिटी पेंशन देने के मामले में। अगर आपके कुछ रोग हैं, अगर आप किसी चीज से पीड़ित हैं, तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। क्या है पूरा मामला आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, सरकार बना रही है मूर्ख कर्मचारियों को, पेंशनर्स को दिवाली बोनस देने के मामले में। जी हां दोस्तों, दिवाली बोनस की घोषणा तो कर दी गई कैबिनेट मीटिंग में, लेकिन दोस्तों सरकार कहीं ना कहीं आपको मूर्ख बना रही है बोनस देने के मामले में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, यूपीएस में एक विशेष सुविधा है कर्मचारियों के लिए। जी हां दोस्तों, अगर आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच करते हैं तो दोस्तों आपको कुछ विशेष सुविधाएं मिलेंगी। क्या सुविधाएं मिलेंगी रिटायरमेंट के बाद आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां आपको एडवांस में मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। फ्री में आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। साथ ही साथ दोस्तों एक और अपील मैं आपसे करूंगा, जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक, ऑथेंटिक, एक्यूरेट जानकारियां दी जाती हैं लेटरों के आधार पे। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। खुशखबरी, ताजा अपडेट 8CPC पर। केंद्र सरकार के द्वारा अंडर सेक्रेटरी की नियुक्ति और दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई है 8CPC पर काम करने के लिए। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने पहले लेटर निकाला था। सरकार को जरूरत थी 4 अंडर सेक्रेटरी की और कुछ सेक्शन ऑफिसर की, असिस्टेंट की, एलडीसी की, यूडीसी की और एमटीएस की, यानी कुछ सिविल की पोस्ट की जरूरत थी सरकार को 8CPC पर काम करने के लिए। और दोस्तों सरकार ने लास्ट लेटर निकाला था 3 जुलाई 2025 का। जी हां दोस्तों, सरकार ने नियुक्ति भरने की तारीख को एक्सटेंड कर दिया था, बढ़ा दिया था। और दोस्तों लास्ट तारीख थी पोस्ट भरने की 31 जुलाई 2025। तो दोस्तों सरकार के द्वारा इसके बाद कोई लेटर नहीं निकाला गया। जी हां दोस्तों, इसका मतलब है कि सरकार को अंडर सेक्रेटरी मिल चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो सिविल की और पोस्ट हैं, सेक्शन ऑफिसर की, एलडीसी की, यूडीसी की, एमटीएस की, असिस्टेंट की, वो सभी पोस्ट भरी जा चुकी हैं। तो दोस्तों अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि 8CPC पर आगे चलकर बहुत जल्दी काम शुरू होगा। लेकिन उससे पहले सरकार नियुक्त करेगी चेयरपर्सन की और मेंबर्स की। जी हां दोस्तों, अभी सिर्फ सिविल की पोस्ट भरी गई है, इसके बाद सरकार चेयरपर्सन की नियुक्ति करेगी।
मेंबर्स की नियुक्ति करेगी और फिर दोस्तों सरकार जारी करेगी टर्म ऑफ रेफरेंस। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो जाएंगे वैसे ही दोस्तों पे कमीशन बैठ जाएगा 8 सीपीसी पे काम करने के लिए। तो दोस्तों सरकार ने अपनी नियुक्ति पूरी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पूरी पोस्ट भर दी है जो 8 सीपीसी पे काम करेगी। एक टीम बना दी है। हालांकि दोस्तों अभी भी आधा काम बचा हुआ है, टर्म ऑफ रेफरेंस देने का और चेयरपर्सन की नियुक्ति करने का। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा यहां पे दोस्तों हमें वेट करना होगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सेना में तनाव जनित रोगों पर दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला वायुसेना के कर्मी के हक में। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सेना में तनाव जनित रोगों पर दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में वायुसेना के कर्मचारी को दिव्यांगता पेंशन देने के आदेश दिए हैं। जी हां दोस्तों, एक वायुसेना का एक जवान था या फिर एक कर्मी था जिनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई थी, दिव्यांगता पेंशन नहीं दी गई थी, जिसके लिए दोस्तों ये चले गए दिल्ली हाई कोर्ट। इस मामले में केंद्र सरकार का कहना था कि कर्मचारी की दिव्यांगता विभाग की वजह से नहीं है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो इनकी दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, वो विभाग की वजह से नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने माना कि जिन हालात में सैन्य कर्मी कार्य करते हैं उनमें उक्त रक्तचाप, जैसे कि दोस्तों जवान कहीं जॉब में रहते हैं या फिर कहीं जॉब करते हैं, तो दोस्तों आमतौर पे उनका जो रक्तचाप है, हाई बीपी उनका हो जाता है, या फिर मधुमेह की बीमारी उनको हो जाती है, कई बार शुगर भी उनको हो जाती है। ये एक सामान्य बात है। तो दोस्तों इस कंडीशन पर भी डिसेबिलिटी पेंशन देनी होगी सरकार को। कोर्ट ने केंद्र सरकार व वायुसेना के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। वायुसेना में वारंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता की बीमारी की वजह कार्यस्थल नहीं बल्कि निजी जिंदगी में विभिन्न स्तर पर हुआ तनाव है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो भी इनकी बीमारी है, चाहे वो मधुमेह हो या फिर उक्त रक्तचाप हो, उस कंडीशन पे भी इनको डिसेबिलिटी अलॉट होगी, भले ही वो विभाग की तरफ से ना हो। परिवार से महीनों दूर रहने वाले व्यक्ति के जीवन का अधिकांश समय कार्यस्थल पे गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों ये जवान नहीं है, ये दोस्तों वारंट ऑफिसर हैं। इस तनाव को निजी नहीं माना जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने केंद्र और वायुसेना को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 1 जनवरी 1996 से लेकर आजीवन 50% पेंशन दे। जी हाँ दोस्तों, लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन, वो भी 1996 से बकाया भुगतान तक 6% की दर से ब्याज भी दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी 6% का ब्याज भी यहां पे दिया जाएगा, साथ ही साथ जो उनका पुराना बकाया है वो भी इनको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अहम फैसला है। जिन जवानों को या फिर जेसीओस को मधुमेह है, शुगर है या फिर हाई बीपी है, तो उस कंडीशन पे भी कहीं ना कहीं उनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जा सकती है सर्विस पेंशन के साथ। दोस्तों बहुत ही अहम फैसला है। तो आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं मिल रही किसी डिसेबिलिटी पर। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी है, सरकार बना रही मूर्ख कर्मचारियों को, पेंशनर्स को दिवाली बोनस देने के मामले में। बोनस की गणना 6 सीपीसी के मिनिमम वेतन 7,000 रुपए के आधार पर तय की गई है, बल्कि 7 सीपीसी के मिनिमम वेतन के आधार पर की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों आपने देखा होगा रेलवे की तरफ से लेटर जारी करा गया। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने कहा कि अब बोनस दिया जाएगा कर्मचारियों को। लेकिन दोस्तों सरकार ने बोनस की घोषणा तो कर दी, लेकिन क्या आपने बोनस की कैलकुलेशन करी? मुझे नहीं लगता कि आपने बोनस की कैलकुलेशन करी होगी। आप खुश हो गए होंगे कि कैबिनेट में बोनस की मंजूरी मिल गई है, कुछ ही दिन बाद दिवाली से पहले बोनस भी हमारे खाते में आ जाएगा। दोस्तों अगर आप बारीकी को समझें, बारीकी से देखें, तो दोस्तों सरकार ने जो बोनस दिया है वो दिया है पुराने रेट पर। जी हाँ दोस्तों, यानी 6 सीपीसी की जो मिनिमम पे थी उसके आधार पे आपका बोनस कैलकुलेट करा गया है, यानी 7,000 रुपए से। जी हाँ दोस्तों, जो पहले 6 सीपीसी की मिनिमम पे थी या फिर वेजेस था 7,000 रुपए, उसके आधार पे आपका बोनस कैलकुलेट हुआ है, बल्कि होना चाहिए था 7 सीपीसी की मिनिमम पे के आधार पे 18,000 मिनिमम पे के आधार पे आपका बोनस कैलकुलेट होना चाहिए था 24-25 फाइनेंशियल ईयर का।
जी हाँ दोस्तों, जो ये बोनस है ये 24-25 फाइनेंशियल ईयर का है जो आपको अब मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो ये बोनस कैलकुलेट कर दिया गया, ये कर दिया गया 7,000 मिनिमम वेज के आधार पे, बल्कि होना चाहिए था 18,000 7 सीपीसी की मिनिमम पे के अनुसार। तो दोस्तों ये घाटा है बोनस पे आपको। यही लिखा है दोस्तों, इसमें मैक्सिमम बोनस है 17,951 रुपए, मिनिमम सीलिंग है 7,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार ने मैक्सिमम बोनस तय करा है, जो अभी ऐलान करा है, वो करा है 17,951 मैक्सिमम बोनस है। अगर आप मिनिमम वेजेस भी देखें, मिनिमम देखें तो दोस्तों मिनिमम सीलिंग है 7,000 रुपए। अगर 7 सीपीसी के हिसाब से बोनस कैलकुलेट होता है तो मैक्सिमम आपका बोनस बनता है 28,000 के आसपास। अब दोस्तों 7 सीपीसी के हिसाब से आपका बोनस बनता कितना था? 7 सीपीसी की मिनिमम पे के अनुसार 18,000 के अनुसार आपका बोनस बनता था 28,000 के आसपास। लेकिन सरकार ने पीछा छुड़ा लिया। सरकार ने 6 सीपीसी की मिनिमम पे 7,000 वेजेस के अनुसार आपका बोनस सेट कर दिया मैक्सिमम 17,951। तो दोस्तों सरकार कहीं ना कहीं पैसा बचा रही है। वो आपको पूरा पैसा देना ही नहीं चाहती। सरकार पुराने रेट से ही आपको पैसा दे रही है, चाहे वो बोनस का हो या फिर दोस्तों आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन की कटौती हो 15 साल तक। सब कुछ पुराने रेट से ही चल रहा है। हालांकि अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं। दोस्तों आप बहुत समझदार हैं, आप जरा कमेंट करके बताइएगा सरकार के इस रवैये से। बोनस तो आपको मिल जाएगा जितना सरकार ने घोषणा करी है, लेकिन क्या इतना ही बोनस आपका बनता है? अब के रेट के हिसाब से, 7 सीपीसी के हिसाब से नहीं, इतना बोनस आपका नहीं बनता, ज्यादा बनता है। जैसा मैंने आपको बताया 28,000 के आसपास। अब क्या करें दोस्तों, क्या कहते हैं सरकार का, क्या कर सकते हैं? चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। यूपीएस में एक विशेष सुविधा है कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आखिरी तारीख है 30 सितंबर। लेकिन दोस्तों जब आप यूपीएस से रिटायर होंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिटायर होंगे, तब आपको कौन से बेनिफिट मिलेंगे, किस रूल के अनुसार? दोस्तों एक खबर आ रही है जो मैं आपको देना चाहूंगा यूपीएस से संबंधित। यूपीएस में एक विशेष सुविधा है, आप 60% राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं, बाकी 40% से पेंशन बनेगी। जी हाँ दोस्तों आप यूपीएस में 60% तक एक मुश्त लमसम पेमेंट निकालेंगे, साथ ही साथ 40% से आपकी पेंशन बनेगी। लेकिन साथ ही साथ उस पेंशन पे डीए भी इंक्लूड होगा। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस में डीए इंक्लूड नहीं था, लेकिन पेंशन पे यहां पर डीए भी इंक्लूड होगा यूपीएस में। साथ ही साथ दोस्तों आपको और क्या मिलेगा? सुनिश्चित भुगतान, लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन, या फिर 12 महीनों के औसत एवरेज के हिसाब से आपको पेंशन 50%। साथ ही साथ उस पे डीए मिलेगा। न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी कितनी? 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये एक मिनिमम पेंशन है। फिर दोस्तों एक मुश्त भुगतान आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कॉर्पस का 60% भी आप निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉर्पस का आप 60% निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आयकर का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको मिलती हैं यूपीएस में। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी लाभकारी जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।